Hello, my dear students. Welcome back. Moving further in solid state. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस. इसमें देखिए क्या है कि हम करेंगे क्या. अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट आ जाएगा इसके अंदर. तो इसमें जो है एक्चुअली जैसे आप यूँ समझ लीजिए, अगर मेरे को टारगेट दिया जाए टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की अगर मुझे डेंसिटी निकालनी हो तो मेरे पास उसका फॉर्मूला क्या आएगा? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान से देखें. भाई ये कह सकता हूँ डेंसिटी को डी लिख देता हूँ, मास ऑफ यूनिट सेल को मान लीजिए मैं एम लिख देता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को मान लीजिए मैं वी लिख देता हूँ. तो अब सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम तो आपको पता है क्या होता है? एज लेंथ. अगर आपको पता है हम यूनिट सेल को क्यूब मानते हैं तो ए क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास. मास ऑफ यूनिट सेल, देखो मास ऑफ यूनिट सेल जो है वो आपको इस चीज़ से कि आपको पता होना चाहिए उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है वो कौन सा है. ठीक है, तो उसका अगर आपको मोलर मास पता होगा, जैसे मान लो सोडियम का है तो सोडियम का मोलर मास जो है, और उसमें जो है यू विल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. आप जो है सोडियम का मोलर मास जो लोगे, यू विल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर टू फाइंड दी मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम. मोलर मास आपको पता है, ये जो है यहाँ पर ये मोलर मास है. ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम. मोलर मास ऑफ सोडियम जो होता है वो क्या होता है? जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल सोडियम कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वट एवर इट इज़. तो ठीक है, यहाँ पर ये मोलर मास आएगा. मोलर मास एक मोल का मास होता है, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे करे जाएँ, उनको इकट्ठा करके उनका वजन लिया जाए तो वो मोलर मास आता है. तो एक एटम का अगर मास निकालना हो हमें, तो एक एटम का मास निकालना हो तो जो उसका मोलर मास होगा वी विल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, प्लस दूसरी बात क्या है कि एक अगर यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल का जो है मास जो निकलता है, वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया, वॉल्यूम तो आपने ए क्यूब से निकाल दिया, लेकिन मास तो पार्टिकल्स का होगा ना. अब हर तरह के अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग होते हैं. तो वो पार्टिकल किस चीज़ से हम बताते हैं? उसकी रैंक से, जेड से, नंबर ऑफ एटम्स से. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो ये फाइनली हमारे पास रिलेशनशिप आता है वो क्या आता है? डी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. यहाँ पर क्या चीज़ क्या है वो आप ध्यान से समझ लें. ठीक है, यहाँ पर जो है डी जो है, डी है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, उसके बाद z क्या है? z है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जिसको कि मैंने आपको पहले बताया था वो रैंक होता है. ठीक है, उसके बाद जो है इसमें m जो है मोलर मास. मोलर मास जो भी स्पीशीज़ आपको दी गई हो उसका मोलर मास. और n तो आपको पता ही है, एवोगैड्रोस नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. और आपके पास आ गया ए जो होता है यहाँ पर, ये एज लेंथ होती है. एज लेंथ जो है या साइड होती है जो यूनिट सेल की. ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के बाद वी कैन गो विद एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसके अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं. तो एक टिपिकल जो है न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं. देखिए कैसे. ओके, देखो आप, ये एक टिपिकल न्यूमेरिकल है. इसको सॉल्व करने के लिए जो बेस्ड ऑन यूनिट सेल डायमेंशन से डेंसिटी पर है, तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा रीड करेंगे. देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है. ये कहता है कि सिल्वर फॉर्म्स सीसीबी लैटिस. ठीक है, सीसीबी लैटिस बनने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो यूनिट सेल है वो जो है वो फेस सेंटर्ड टाइप का है, यानी z की वैल्यू आपको पता लग जाएगी. z की वैल्यू इसके अंदर क्या आएगी? 4. यूनिट सेल जो है आपका फेस सेंटर्ड टाइप का होता है, तो z की वैल्यू होगी 4. एज लेंथ आपको दे रखी है 408.6 पिकोमीटर्स. तो आपको डेंसिटी निकालनी सिल्वर की. इसके जो है एटॉमिक मास 108 u जो है यूनिफाइड मास आपको ये दे रखा है. ठीक है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वैसे ये देखा जाए तो, मगर क्या है कि इसके अंदर आपको जब सॉल्व करना है तो सॉल्व करते टाइम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है
इसमें यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको, क्योंकि फेस इसने सीसीपी बता दिया इसलिए जेड की वैल्यू आपके पास फेस सेंटर के हिसाब से 4 आ गई। आपको एज लेंथ दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है 408.6 पिकोमीटर्स, दैट मेक्स इट 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आपको एटॉमिक मास दे रखा है, जैसे सिल्वर का एटॉमिक मास आपको दे रखा है जो ये दे रखा है 108, ये यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ग्राम्स पर मोल इसकी यूनिट होती है, लेकिन अगर आप चाहो इसको, क्योंकि हम ऐसा यूनिट्स लेंगे सारी सारी, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो जो है आप इसको, आपको क्या लिखना चाहिए, जो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे इसकी, तो यूज़ करेंगे 108 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम्स पर मोल, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है आपको Na की वैल्यू जो है आपके एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू तो है ही, आपको पता ही है वो कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, एवोगाड्रोस नंबर की भी यूनिट होती है पर मोल, पार्टिकल्स पर मोल इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि फाइनली हमारी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। तो इतना जानने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज़ जैसे प्लेस करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है D इज़ इक्वल टू जो है ZM/A³ इंटू Na, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम वैल्यूज़ रखते हैं। Z अपने पास है 4, मास आपको बताया मैंने 108 किलोग्राम पर मोल हमारे पास मास आया। उसके बाद जो है यहाँ पर A³ है 408.6 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से इसमें मैंने वैल्यूज़ प्लेस करी, वो वैल्यूज़ जो प्लेस करी हैं इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये Z आ गया आपके पास, उसके बाद ये मोलर मास आ गया सिल्वर का, इसको किलोग्राम पर मोल में रखा। उसके बाद ये जो है A³, तो ये मीटर क्यूब में आ गया मेरे पास 408.6 10⁻⁻12 का क्यूब, मीटर क्यूब, और उसके बाद इंटू Na एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है पर मोल। तो देखो अब इसमें जो है समझने वाली बात क्या है कि मेरे पास डेंसिटी जो है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जैसे यहाँ पर निकलनी चाहिए, तो बाकी सारी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो अब मेरे पास ये जो है पर मोल से पर मोल ये कैंसिल आउट हो जाता है, जो Z है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसको फाइनली जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो है फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा D इज़ इक्वल टू 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो है थोड़ा सा इसको हम वो भी इस चीज़ को देख ही लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है कि मान लीजिए हालांकि इस स्टेज पर आकर 12th में सब आपको पता होता है, बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड D इज़ इक्वल टू 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर आपके पास है तो आप इसको लिख सकते हो 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम को लिख सकते हो 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 100, ठीक है, यानी 10⁻²। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो यहाँ पर आप जो है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको जब आप जो है फाइनली इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आप कैसे 10⁻6 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेंसिटी जो है अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखनी है तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखी जा सकती है इसके लिए, ठीक है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप जो है यूनिट्स का इस पर खास तौर पे ध्यान रख के इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इस पे बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए करने के लिए आ सकते हैं। ओके।